स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद और मैं शिववन शर्मा आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासनगर के केदारपुरम लाइव जीवनगढ़ के लोगों को भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। पानी की किल्लत से परेशान केदारपुरम के लोगों ने विकासनगर के भोजावाला स्थित जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। वहीं पर केदारपुरम की महिलाओं ने कहा कि जल्द ही जलापूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वो एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम ये होती किसी के अभी छोटे बच्चे हैं घर में, किसी के ताला लगा के स्कूल से बच्चे हमें क्या शौक लगा है यहाँ पे ऑफिस में आने का। बहुत परेशान है हर इंसान। पानी सर आजकल गर्मी में है, पीने के लिए 2 बाल्टी पानी भरेगा इंसान तो पीने के लिए पूरे नहीं होते। हम कहाँ से नहाए धोएं, कपड़े धोने, घर में हर काम फैला हुआ है। जिसके घर में एक लेडी जो यहाँ ऑफिस में आए रोज रोज यहाँ वहाँ घर में काम करे। लगभग कब से ये समस्या बनी हुई? सर जब से ये नई लाइन मिली तब से यही समस्या आ रही है वहाँ पे। और पुरानी लाइन में हमें इतना पानी आ रहा था तब भी हम मोटर नहीं चला रहे थे, तब भी हमारे टैंक भरे रहते थे जब पुरानी लाइन थी। ये बात केदारपुरम एरिया की है जो कि लाइन जीवन में पड़ता है। उनका कहना है कि हमारी दूसरी मंजिल में पानी नहीं चढ़ रहा है, तो हमने उनसे वादा किया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर यह समस्या दूर कर दी जाएगी। इसमें पहले कहा गया था कि 5 मंजिल तक पानी चढ़ेगा, बड़ी योजना है, तो ऐसा क्यों है कि अभी दूसरी मंजिल में भी पानी नहीं चढ़ रहा? इसमें 12 मीटर प्रेशर गया है। हो सकता है लाइन में कुछ फॉल्ट हो, कुछ और भी ट्रेस नहीं हुआ हो। जैसे ट्रेस होता है तो उसको किधर हो जाएगा। अन्य क्षेत्रों में भी लीकेज का काफी लगातार चल रहा है। अन्य क्षेत्रों से भी तमाम ऐसी वो आ रही है शिकायतें। अभी ऐसे बुलाकी वाला क्षेत्र में रुड़की के लिब्रेडी गांव में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया, जिसका कि ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। सिंचाई विभाग के अनुसार पुल 150 साल पुराना है और अब ये पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है और किसी समय भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। वहीं पर गुस्साए लोगों का कहना है कि पुराने पुल को बंद करने से पहले नए पुल का निर्माण करना चाहिए था। लोगों के अनुसार यहां पर पुल के इस तरीके से बंद कर देने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो होगी, गरीब को भी होगी, अमीर को भी होगी। गरीब वो कम होगी, अमीर को ज्यादा होगी। उनकी ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली चलो, मुसलमान ये बेचारे मजदूरी आदमी तो पैदल भी लग जाएंगे, तो इधर को भी चले जाएंगे मजदूरी करने जा। इन्हें ज्यादा जो काश काट लो उन्हें ज्यादा नुकसान है। तो इसका समाधान ही होगा जी, थोड़ी कम से कम ऐसे तो खुल जाए कम से कम थोड़ा, जिसमें रिक्शा या छोटी वाहन निकल जाए। दूसरा पुल बनाना जरूरी था पहले दूसरा पुल बनाते नहीं बनाते, कम से कम इन्हें आगा करते हैं। कम से कम ये इस पर जब मैं रात को आता है रमजान में, कम से कम 10-10 घोड़े 1000 कुंटल के इस पर निकले। जब प्रशासन ने करे भी जी वो नहीं ली इसकी, अरे नहीं पास करवाए। 1000 कुंटल के इधर से निकल कर इधर को पलटी गए। किसी ने कहा भाई इधर को क्यों आ रहे हैं, उन्होंने बिठाया और इसका खमियाजा गाँव वाले भुगते हैं। प्रशासन व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। तो अब कितनी दिक्कत होगी लोगों को? दिक्कत है यार, चल नहीं पाने का। कुछ हमारे लोग भी तो ज्यादा बेचे हैं ना, बस छोटे वाहन चलो जाते हैं लेकिन मानते नहीं। अब प्रशासन पहले कहाँ गया था जब भारी वाहन की पाबंदी प्रतिबंधी था, टोल से बचकर जो 800 कुंटल के 1000 कुंटल के वे घोड़े हम यहाँ को रहे उत्तरवाए, जहाँ प्रशासन कहाँ हो रहा था। जब साल भर पहले भी हमने जो वीडियो वालों को जो वो कहा था भाई प्रशासन ने आग मुझे रखी तरफ से। कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा ग्रामीणों को? एक्स्ट्रा जिनके खेत सामने हो उसके लिए 10-12 किलोमीटर का ज्यादा करना पड़ेगा। सामने जाने के लिए ही 10-12 किलोमीटर का करना पड़ेगा। सिंचाई विभाग की लापरवाही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही हो, DM-SDM की लापरवाही हो। ये वाहन जो प्रतिबंधित हो, ये नहर की पट्टी पर क्यों लगा रखे, क्यों भारी वाहन उतरवाए इस को? और जो पैदल आदमी जिसका खेत पलटी तरफ हो या रहना पलटी तरफ हो, कैसे जाएगा वो? पुल जो है ना काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। इसकी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए ये सेफ्टी का इंतजाम किया जा रहा है। ये सिंचाई विभाग द्वारा पहले ही दूसरा पुल क्यों नहीं बनाया गया? ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हमारे पास तो PWD एक्शन साहब के आदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। विभाग के चिकित्सकों के साथ ही हंस और विश फाउंडेशन के चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।
विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है। तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स भी रहेंगे। और विशेष रूप से जो 50 साल से ऊपर के श्रद्धालु हैं उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जिससे जब वो धाम में पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों के सभी धाम बहुत हाइट पे स्थित हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होने से हाइपोथर्मिया की भी समस्या आती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए हार्ट की भी समस्या हो सकती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ स्क्रीनिंग कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए उनका जो भी हेल्थ हिस्ट्री है उसको ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पे अपलोड करना है। इसी व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बिल्कुल सुगम सुरक्षित यात्रा हो। उत्तराखंड में 4 धाम की व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि धाम में उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पर इस दौरान उन्हें बद्रीनाथ धाम में अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखते हुए यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। और इस दौरान डीजीपी ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में कार्य चल रहा है, जिससे कि यात्रियों की क्षमता में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की यात्रा सुगम और सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है। ये कल 30 मई को मैं दोपहर बाद आ गया था यहाँ बद्रीनाथ धाम रोड आया था केदारनाथ की तरफ से। तो रास्ते में एक तो कई जगह देखा हमें ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत पड़ी थी जो जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30 से 35 हज़ार यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है। और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे। शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी। और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएं देखने, तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा, दोनों ही चीज़ों को देखना है। कई जगह मैंने देखा लाइन में भी यात्रियों में आपस में थोड़ा सा धक्का मुक्की का वैसा माहौल था। तो हमारी सबसे पहले तो सभी तीर्थयात्रियों से जो इस साल चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं उनसे आग्रह होगा कृपया पंजीकरण कराकर ही आएँ। बिना पंजीकरण के हम यात्रियों को आने देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस समय जो भीड़ का दबाव है उसमें हम सिर्फ पंजीकृत यात्रियों को ही कैटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम यही कहेंगे कि जगह जगह भीड़ का अत्यधिक दबाव को देखते हुए हमने रास्ते में मोटर मार्ग पर भी हमने जगह जगह ट्रैफिक को रोका है। तो जब रोका जा रहा है तो उसमें कृपया ट्रैफिक उसको रोके जाने में पुलिस का सहयोग करें, वो आप ही की सुविधा और आप ही की सुरक्षा के लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो हमारे जवान जिन बैरक्स में रह रहे थे उसका भी भ्रमण किया, क्योंकि जवानों का यहाँ पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस के सभी बलों के जवान
विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबरपुर के नवनिर्मित बस स्टैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए सरकार द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण की अगर बात करेंगे तो निरीक्षण के बाद स्थानीय विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा चारधाम की यात्रा करने आने वाले यात्रियों को पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई तरीके की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ समय बाद इलेक्ट्रिक बसों का भी संचालन शुरू किया जाएगा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। आने वाले दिनों में हम इसको परमानेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ दें या बगल में दें, लेकिन एक देंगे जिसमें यदि यात्रियों को भीड़ होती है तो एक साथ बहुत सारे लोग जैसा वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें हमने सब में कूलर्स वगैरह लगा दिए, तो जो कहा था सब कुछ किया। और आप किसी भी यात्री से जा कर के पूछिए, शायद इससे बेहतर सुविधा कहीं किसी और जगह मिलेगी नहीं। वो ड्रिंकिंग वाटर का लेकर के, टॉयलेट से लेकर के, फीमेल टॉयलेट से लेकर के, मेल टॉयलेट से लेकर के, रेस्टिंग टेंट से लेकर के, बुकिंग काउंटर से लेकर के, ये सब चीज़ें आने वाले समय में हम थोड़ा सा इसमें और भी देखेंगे। कैंटीन है, फलाना है, बेसिक एमिनिटीज़ है, फर्स्ट एड का, मेडिकल का फर्स्ट एड का भी हमने काउंटर। आने वाले दिनों में मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, इसको लोग समझें कि ये यात्रा का संचालन, बसों का आवागमन तो एक पक्ष है, इसे यहाँ की इकोनॉमी के ग्रोथ का एक ग्रोथ इंजन के रूप में मैं डेवलप कर रहा हूँ। और लिहाजा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम इस बस अड्डे को इतना हाईटेक बनाना चाहते हैं कि एक आध घंटे के लिए कोई दूर यात्रा करने वालों को ही है तो उसको बाकायदा जैसे एयरपोर्ट पे है उसको काउच वगैरह वहीं पर मिले, थोड़ा वो आराम कर ले, फलाना कर ले, ठीक है, इसको ये सब चीज़ें करेंगे। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 50 इलेक्ट्रिक बसें रफली यहाँ के लिए, विकासनगर हरबरपुर के लिए हम मार्क करा रहे हैं, ठीक है। और उन 50 इलेक्ट्रिक बसेस का फिर इलेक्ट्रिक बसेस का चार्जिंग स्टेशन, वो भी इसी बस अड्डे पे वो फैसिलिटी हम लोग जनरेट करेंगे। उत्तराखंड कुमाऊं की लाइफलाइन के रूप में पहचानी जाने वाली केमू बस सर्विस यानी कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन द्वारा यात्रियों के लिए ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू की गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि यात्रियों की शिकायत के बाद कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन को निर्देशित किया गया था कि वो अपने बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करें, जिसके लिए कि उन्हें 3 महीने का समय भी दिया गया था। बता दें कि अब यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ई टिकटिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई। हालांकि इसे पूरी तरीके से लागू करने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर जल्द ही व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर आ जाएगी, जिससे कि यात्रियों को लाभ मिलेगा। बता दें कि आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि बेहतर परिवहन व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा और हितों की दृष्टि के चलते ये निर्णय लिया गया। हुई थी हमारी, उसमें निर्देश जारी किए गए थे आरटीए द्वारा कि बैठक के 3 महीने उपरांत जितनी भी स्टेज कैरेज की बसेज हैं उनको ई टिकट के माध्यम से जो है टिकटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं जो टिकट्स हैं बस में वो मैनुअल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं। तो इसमें केमू द्वारा पहल करते हुए एक मशीन अब उनके द्वारा परचेज़ की गई है और एक बस में उनके द्वारा ई टिकटिंग के माध्यम से टिकट चालू की गई है। और उनके द्वारा थोड़ा सा टाइम मांगा जा रहा है, क्योंकि जनरली जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करें, और उस मशीन की कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो उनके द्वारा टाइम के लिए कहा गया हमें थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो हम आरटीए में अभी इनका प्रस्ताव और रिक्वेस्ट के लिए रखेंगे कि इनको और समय दे दिया जाए, जिससे सभी गाड़ियाँ फिर ई टिकट। मलिन बस्तियों को हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि एनजीटी की मलिन बस्तियों में कई घरों को चिन्हित कर हटाने की रिपोर्ट के बाद इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो चुकी है। सरकार जहां पर अतिक्रमण को हटाकर इसे शहर की सफाई व्यवस्था को कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं पर दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार का वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा ने मलिन बस्तियों में बसे लोगों को इनके घरों के मालिकाना हक देने की बात की थी, पर अब इसके ठीक विपरीत सरकार इन घरों को उजाड़ने जा रही है। वहीं पर चुनाव से पहले सरकार ने यह भी कहा था कि मलिन बस्तियों का
हाउस टैक्स तक माफ किया जाएगा और ये भी एक जुमला साबित हुआ। इसके विरोध में कल बुधवार को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में कांग्रेस नगर निगम कूच करने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन देखने को मिला, जिसमें कि कांग्रेस द्वारा दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। देहरादून में भी कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मीठे पानी की छबील लगाकर लोगों की प्यास बुझाई। लालकुआं नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआं पहुंचकर वहां मरीजों में फल भी वितरित किए। बता दें कि कांग्रेस वक्ताओं ने बताया कि राजीव गांधी आधुनिक भारत में संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम लागू कर पंचायतों को अधिकार दिए, जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिली। आज हमारे आधुनिक क्रांति के जनक, कंप्यूटर क्रांति के जनक, उनका आज बलिदान दिवस है और उसके उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर अस्पताल में फल वितरण किया है। राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक सदर समाओं की पार्टी है और इसी सदर समाओं को लेकर भी आज हमारा बलिदान दिवस है। उन्हीं के विचारों पर आगे बढ़ने की हम कोशिश करते रहेंगे। गांधी जी के, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ये सब लोगों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि आप लोग जो है इसमें गोष्ठी करें और फल वितरण आदि का कार्यक्रम। हिंदी बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई MBBS के बाद कई नकल माफिया इस फिल्म में दिखाए गए नकल करने के तरीकों को अपना रहे हैं। दून पुलिस ने फिल्म में दिखाए नकल के तरीके को अपनाने वाले नकल माफिया गैंग का पर्दाफाश किया। वहीं पर पुलिस ने ऑल इंडिया स्तर पर एम्स द्वारा आयोजित MD परीक्षा में नकल करते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि टेलीग्राम के माध्यम से अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र भेज रहे थे, जिसका कि एम्स ऋषिकेश के 2 डॉक्टर जवाब दे रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए देहरादून पुलिस ने SSP अजय सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर ऋषिकेश के बराज रोड के पास एक टाटा सफारी में बैठे 5 व्यक्तियों को ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित एम्स परीक्षा में गैर प्रांत कांगड़ा हिमाचल के परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन और वहीं पर टैब के माध्यम से प्रश्न पत्रों को सॉल्व्ड उत्तर उपलब्ध करवाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बता दें कि परीक्षा में पास करवाने के बदले में आरोपियों से अभ्यर्थियों की 50 लाख रुपए की डील हुई थी। आरोपी के कब्जे से 3 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 मेडिकल संबंधित किताब और वहीं पर एक लग्जरी कार टाटा सफारी भी बरामद की गई है। वहीं पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। की परीक्षा थी जो एम्स द्वारा ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें जो है 5 लोग को अरेस्ट किया गया था गोपनीय सूचना के आधार पर, जिसमें ये जो हिमाचल प्रदेश में 3 कैंडिडेट थे जिनको टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा रहे थे और वो परीक्षार्थियों को यहाँ से सॉल्व करके भेज रहे थे। जैसे मेडिकल की किताबें भी थी मिली, काफ़ी सारे टैब मिले। तो अब ये सूचना जब मिली थी तो उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। उसमें जो क्वेश्चन पेपर वहाँ से आ रहे थे उनको सॉल्व करके भेज रहे थे। इसमें एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं और 3 अन्य लोग को भी गिरफ्तार किया गया है जो विभिन्न हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। जो परीक्षार्थी थे उनके बारे में भी काफ़ी सारा डिटेल हमें मिल गया, उनके एडमिट कार्ड वगैरह भी मिले हैं। एक बड़े लेवल पर इस परीक्षा को इस तरह से इसमें नकल कराई जा रही थी। आगे भी इसमें जो क्लू मिले हैं उसमें सूचना को अन्य प्रांतों से शेयर किया जा रहा है। सर, इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की भी हो सकती है? नेचुरल सी बात है, 5 लोग तो यहाँ अरेस्ट हुए हैं, बाकी जो परीक्षार्थी थे जो इसका यूज़ कर रहे थे वो अलग वो हिमाचल में है और अन्य जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ जानकारी मिली है उसको हम अन्य प्रदेशों से साझा कर रहे हैं।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए।